हेलो नमस्कार बच्चों। देखिए आज हम एसएसटी के अंतर्गत ये पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में 3 चैप्टर हमने पहले ही पूरे करा दिए। अभी 4th चैप्टर है जिसका नाम है मुग़ल साम्राज्य। तो देखिए जो मुग़ल साम्राज्य है, अब सबसे पहले हम बात ये करते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, दिल्ली सल्तनत। तो जो बच्चों देखिए, जो दिल्ली सल्तनत था उसमें जितने भी शासक हुए तो वे सारे मुस्लिम थे। और मुस्लिम भी कहाँ के थे? तुर्की मुस्लिम थे, तुर्क के रहने वाले थे। ठीक है। चाहे आप गुलाम वंश की बात करते हैं, उसमें जितने भी शासक हुए सब तुर्की के थे। आप गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की बात करते हैं, तुगलक की, सैयद की, लोधी की, आप कोई सब वंश ले लीजिए, सब में जितने भी शासक हुए सब तुर्क के मुसलमान थे। ठीक है। किंतु जब आप ये पढ़ते हैं लोधी वंश, तो उसमें एक बहलोल लोधी गद्दी पे बैठते हैं जो होते हैं अफ़गानी मुसलमान। ठीक है। उसके बाद फिर आता है सिकंदर लोधी, उसका बेटा। उसके बाद सिकंदर लोधी का बेटा इब्राहिम लोधी आता है। तो ये क्या कर रहे थे अफ़गानी मुसलमान? ये जो है अफ़गानियों का पक्ष ले रहे थे। अफ़गानी मुसलमान जो थे उनको अच्छे अच्छे पद, ऊंचे ऊंचे पद दे देते थे। ठीक है। तो पक्षपात कर रहे थे मतलब अफ़गानियों का। अब जब ये सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठता है तो एक राजस्व सिद्धांत निकालता है जिसमें वो क्या कहता है कि सुल्तान का कोई सगा नहीं होता है, अर्थात योग्यता के अनुसार पद दिया जाएगा। इससे क्या होता है कि अफ़गानी मुसलमान ये क्या बोलते हैं, अफ़गानी मुसलमान नाराज़ हो जाते हैं। तब ये बाबर को बुलाते हैं यहाँ। ठीक है। बाबर आता है और भारत में 4 युद्ध लड़ता है, पानीपत का, खनवा का, चंदेरी का, घाघर का। ठीक है। और यहाँ इस तरह मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो ये मिडवल हिस्ट्री अगर हम बात करते हैं, तो ये जो मिडवल हिस्ट्री है, मिडवल हिस्ट्री को हम 2 भागों में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। तो एक में आता है दिल्ली सल्तनत, दूसरा होता है आपका मुगल साम्राज्य। दोनों मुस्लिम हैं, शासक जो मुस्लिम है, किंतु अंतर क्या है कि जो दिल्ली सल्तनत के जो मुसलमान हैं तुर्क के मुसलमान थे, और जो मुगल साम्राज्य के मुसलमान थे ये अफ़गानिस्तान के मुसलमान थे। ठीक है। अब इसी को आगे देखिए क्या है इसमें है, आगे बढ़ाते हुए देखेंगे इसमें क्या है। अब देखिए ये सबसे पहले हमने लिखा कि मुगल कौन थे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हेडिंग हमारा मुगल कौन थे। तो देखिए मुगल के बारे में लिखा है यहाँ। सबसे पहले लिखा है कि मुगल कौन थे। तो मुगल क्या है कि मुगल दो महान वंशों के वंशज थे। ठीक है। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खां, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। अर्थात ये कह सकते हैं माता की ओर से तो ये चंगेज खां के वंशज थे, और पिता की ओर से ये लिखा है कि पिता की ओर से कहाँ के वंशज थे? पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के तैमूर के वंशज थे। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये जो मतलब इसमें ये जो मुगल लोग थे, अगर माता की बात करते हैं, माता की ओर से तो ये मंगोल के वंशज थे और पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। ये बात निकल कर आती है। ठीक है। तो किंतु इसमें एक बात खास ये लिखी है कि जो ये मुगल साम्राज्य के शासक थे ये मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ये लिखा इसमें, मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ठीक है। पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। ठीक है। यही कारण था कि ये जो अपने आप को मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ठीक है। दूसरा क्या है कि अब यहाँ देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा एक बार फिर समझ लीजिए कि जो ये मुगल साम्राज्य के जो शासक थे ये माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खां के वंशज थे, और पिता की ओर से ये तैमूर के वंशज थे। ठीक है। और परंतु अपने आप के मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं करते थे? क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी जो वे थी यादें क्या थी, सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को मारा था, इसलिए अपने आप को कहलाना पसंद नहीं करते थे। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेगों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अब देखिए यहाँ देखिए दूसरा है, इसमें आप देखेंगे ये जो है, ये जो दिखा रखे हैं सारे इसके वे हैं। क्योंकि यहाँ आपको जैसे पता है कि जब यहाँ मुगल साम्राज्य का शासन था, मुगल साम्राज्य स्थापित था भारत में, तो राजतंत्र था, नहीं कि प्रजातंत्र। तो ये जो तैमूर के उत्तराधिकारी दिखा रखे जितने बैठे सब ये तैमूर के उत्तराधिकारी है। ठीक है। उत्तराधिकारी का मतलब जो तैमूर के बाद
वे बने, क्या बोलते हैं, राजा बने। ये उनके नाम भी दे रखे सारे। देखिए दाहिने उसका पुत्र है मीर, ये लिखा है यहाँ, मीरन शाह है, जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लड़क दादा था। ठीक है, मतलब बाबर का लड़क दादा का मतलब यह उसके, ये कह रहा है कि उसके बाद अबू देश, ये सारे कुल मिलाकर के नाम पढ़ लीजिए आप। ये सारे नाम दिए इनके, ये उत्तराधिकारी हैं, मतलब बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, ऐसे कह सकते हैं उत्तराधिकारी, जो राजा बने आगे। अब ये आगे देखेंगे मुगल सैन्य अभियान। मुगल सैन्य अभियान से तात्पर्य क्या है आपका? देखिए सबसे पहले तो तात्पर्य है कि मुगल सैन्य अभियान, अभियान का तात्पर्य क्या होता है? देखिए अभियान का मतलब जो है यहाँ हिस्ट्री में, अभियान का मतलब अटैक से है। अभियान का मतलब किससे है? अभियान का तात्पर्य किससे है? अटैक से। तो देखिए इसमें लिखा कि प्रथम मुगल शासक बाबर, बाबर का जो शासन काल रहा है वो 1326 से 1526 से 1530 तक रहा है। ठीक है, तो देखिए जब बाबर, हमने पहले ही बताया था बाबर को, ये जो है बाबर को किसने बुलाया था? जो अफगानी मुसलमान थे, जो कि इब्राहिम लोदी से नाराज़ हो गए थे, उन लोगों ने बुलाया था। राणा सांगा जिनमें से एक था। ठीक है, तो अब इसमें क्या था कि जब बाबर भारत आता है, तो बाबर जब भारत आया, पहले इसमें दिखा कि 1994 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया। सबसे पहले जो फरगाना था एक राज्य था, तो उस पर अधिकार कर लिया जीत करके। उसकी उम्र उस टाइम पर 12 वर्ष थी। फिर मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। अब देखिए 1504 में काबुल कब्जा करा। फिर यहाँ से जब ये आए डायरेक्ट ने 4 युद्ध लड़े थे यहाँ से 1526 में। 1526 का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1526 में इसने इब्राहिम लोदी को हरा करके पानीपत के युद्ध में, 1526 का जो युद्ध है उसको पानीपत का युद्ध कहते हैं, जिसमें जो ये बाबर था इसने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया युद्ध में, और जो है यहाँ भारत में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। ठीक है, अब देखिए ये जो ये चित्र देख रहे होंगे आप, तो ये लिखा भी है इसमें, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इसमें इसका तात्पर्य है, चित्र जो दिखा रखा है, तो चित्र का तात्पर्य ये है कि जो ये क्या बोलते हैं 1526 का जो पानीपत का युद्ध था, इसमें इसमें जो है जो बाबर की सेना थी उसने पहली बार तोप का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो इसमें जो तोप का प्रयोग किया था वो पहली बार किया था, इससे पहले युद्ध में तोप का प्रयोग नहीं किया गया था। और इसमें तुरगाला नीति का प्रयोग भी किया था। तुरगाला नीति का मतलब ये है कि नीचे बंकर खोद करके उसमें छुप गए थे इसके सैनिक। ठीक है, तो ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट देख लीजिए इसमें। अब नेक्स्ट है ये बाबर का है दूसरा, पानीपत के युद्ध के में इब्राहिम लोदी उसको इब्राहिम लोदी और उसके समर्थकों को हराया। फिर दूसरा युद्ध लड़ा इसने। इसको मैं 4 युद्ध बता रहा हूँ आपको। देखिए जब बाबर भारत आया तो बाबर ने 4 युद्ध किए थे। इसके 4 युद्ध के कोडिंग बता रहा हूँ मैं, PKCG। ठीक है, P फॉर पानीपत, K फॉर खनवा, C फॉर चंदेरी, G फॉर घाघर। तो 1526, 1527, 1500, ये 1526 हो गया, ये आपका 27 हो गया है, ये आपका हो गया है 28, और ये आपका हो गया 29 घाघर का 1529। तो ये 4 युद्ध किए इसने बाबर ने। ठीक है, तो पहला युद्ध इसमें लिखा देखिए 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया इसने। 1527 में खनवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया। फिर इसने मेदिनी राय को हराया इसमें। ठीक है, चंदेरी के युद्ध में, इधर मेदिनी राय शासक था। अब इसके बाद इसने खनवा का युद्ध लड़ा था। ठीक है, जो ये इब्राहिम लोदी था इसका जो भाई था महमूद, तो वो अफगानियों की सेना इकट्ठी करके ले आते इसके खिलाफ। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं हुमायूं की। अब ये हुमायूं कौन है भाई? ये हुमायूं जो है बाबर का ही बेटा है। ठीक है, हुमायूं कौन है? बाबर का बेटा है। और इसके ये समय काल लिखा है यहाँ, टाइम पीरियड कितना लिखा है देख लीजिए यहाँ। ये टाइम पीरियड लिखा हुआ है इसका 1530 से 1540 और 1555 से 1526। अब देखिए इसने क्या लिखा, हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। अर्थात मरने से पहले जो हुमायूं एक वसीयत करके गया था, उसने कहा था कि हुमायूं को जो तुम्हारे छोटे भाई हैं उनको मतलब एक एक राज्य दे देना, उनके साथ मतलब कोई भी किसी तरह की वो मत करना, उन्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उनके साथ तुम जो है ना सही बंटवारा करना, गलत बंटवारा मत कर देना, ऐसे कुछ वसीयत में लिखा था उसने। फिर उसने क्या किया, उसके बाद जो है
ये उस हुमायूं ने बंटवारा जैसी वसीयत के अनुसार बंटवारा किया अपने भाइयों में, ठीक है। भाई मिर्जा कामरान महतोकांड के कारण हुमायूं के अफगान पड़ती द्विंदियों के सामने फीका पड़ गया और शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। देखिए इसमें लिखा है शेर खान कौन है, शेरशाह सूरी को ही शेर खान कहते हैं। जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 2 बार हराया था, ठीक है। हुमायूं को 2 बार 1539 में चौसा के युद्ध में और ये 1540 में कन्नौज के युद्ध में। दोनों युद्ध में कौन हारा था? दोनों युद्ध में जो है ये हार गया था, क्या बोलते हैं, हुमायूं हार गया शेरशाह सूरी से। और जब आप इसकी बात करते हैं कन्नौज के युद्ध की, तो कन्नौज के युद्ध में तो ऐसा हुआ था कि ये जब ये भाग रहा था घोड़े से तो ये पानी में गिर गया था, तो एक निजाम नामक भिश्ती ने इसको हुमायूं को बचाया था, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया था कि उस निजाम नामक भिश्ती को आधे दिन के लिए राजा बना दिया था, तो तभी उसने निजाम नामक भिश्ती ने चमड़े का सिक्का जारी कर दिया था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं अकबर की। अब ये अकबर कौन है? अकबर है हुमायूं का बेटा, ठीक है। देखिए बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन है? अकबर। अब ये जब हुमायूं की मृत्यु होती है, ये सीढ़ियों से गिर कर हो जाती है। ये लाइब्रेरी से उतर रहा था, तभी दीनपना नाम की लाइब्रेरी थी, उसमें उतर रहा था, वहाँ गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है सीढ़ियों से गिर करके। अब उसके बाद जब इसको अकबर को अपने पिता की मृत्यु के समाचार मिलता है, तो ये 13 वर्ष का होता है, कालानौर नामक स्थान पर होता है उस टाइम पे। और इसका जो संरक्षक होता है बहरम खां होता है। तो वहीं कालानौर में एक ईंटों का सिंहासन बना करके, ईंटों की गद्दी सी बना करके वो राज तिलक कर देता है वहीं इसका, ठीक है। ये इसका सेनापति कह दीजिए या इसका संरक्षक था, ये क्या बोलते हैं, बहरम खां। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। फिर इसमें लिखा है, देखिए ये अभियान के बारे में लिखा है। गुजरात ये 1570 से 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में जिन्हें 1579 से 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में विद्रोह ने और कर दिया, ठीक है। फिर ये देखिए, अब आगे देखिए इसमें क्या है। ये अभियान के बाद कहाँ के अभियान किए उसने, ये सारे अभियान लिख रखे, जैसे ये अभियान कहाँ कहाँ किए, अर्थात कहाँ कहाँ से उसने युद्ध किए, ये देख लीजिए। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, ठीक है। अभियान का मतलब उत्तर पश्चिम में इसने राज्यों को लूटे, तो राज्यों को लूट के क्या कर दिया, अपने राज्य का विस्तार कर दिया। फिर सपावादियों को हराया, कंधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। और अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर जहांगीर कहलाया। अर्थात अब बात करते हैं जहांगीर की। जो जब ये एक्सपायर हो जाता है अकबर, तो उसका बेटा जहांगीर बैठता है। जहांगीर कहाँ बैठता है? गद्दी पर बैठता है। फिर जहांगीर क्या करता है, देखिए जहांगीर ने अकबर के, जो अकबर इसका पिता था, के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। जो अभियान उसने चला रहे थे, जो युद्ध उसने करे थे, उसको आगे बढ़ा दिया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली। अर्थात जो मेवाड़ का शासक सिसोदिया था, वो मुगलों की सेना में आ गया था, ठीक है। इसके बाद सिक्को अहोमो और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो असफल रहे, ठीक है। अब देखिए ये दिखा रखा इसमें। अब शाहजहां गद्दी पर बैठता है। ये शाहजहां इसका जहांगीर का जो है बेटा है शाहजहां, ठीक। ये कौन है? शाहजहां जहांगीर का बेटा है। अब देखिए इसमें भी लिखा नहीं है। अब औरंगजेब आ जाता है। फिर इसके बाद शाहजहां के बाद क्या आता है? औरंगजेब आ जाता है गद्दी पर। अब औरंगजेब क्या करता है कि ये देख लीजिए,
1663 में उत्तर पूर्व में अहोम की पराजय हुई। किसकी पराजय हुई? अहोमों की। परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया और उत्तर पश्चिम यूसुफजाई और सिक्कों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मामलों के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित। ये शिवाजी कौन है भाई? अब ये शिवाजी देख लीजिए, शिवाजी कहाँ से आ गया। अब देखिए, जो मुगलों का जो सर्वनाश किया है वो मराठों ने किया है। तो ये शिवाजी जो है मराठा शासक है, ठीक है। औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए, ठीक है। हालांकि कैद कर लिया था इन्होंने इसको, शिवाजी को, किंतु ये भाग गया था वहाँ से। फिर अभियान चलाए इनके खिलाफ मुगलों के, और मुगलों को जो सर्वनाश करने का जो श्रेय जाता है वो मराठों को जाता है, ठीक है। जहांगीर के दरबार में इसमें थोड़ा सा ये जो जहांगीर था, जहांगीर की पत्नी भी कुछ दिन के लिए गद्दी पे बैठती है। जहांगीर में क्या खास बात थी देखिए, ये नूर जो जहाँ थी, मेरुनिसा इसका नाम था। तो दरअसल मैं बताना चाहूँगा इसकी स्टोरी थोड़ा सा पहले आपको। ये जो मेरुनिसा थी, दरअसल ये जहांगीर के दरबार में इसका पिता जो है, इसका पिता जहांगीर इसकी सेवा में था, अकबर की, इसके पिता के दरबार में रहता था। तो ये जहांगीर इसकी तरफ पहले से आ सकता था, किंतु इसने मना कर दिया, इसके पिताजी ने, अकबर ने, मैं शादी नहीं करूंगा इससे तुम्हारी। तब इसकी शेर आलम से शादी हो जाती है। शेर आलम एक अभियान में मारा जाता है, तब ये पुनः इससे सेकंड शादी करता है। फर्स्ट शादी इसकी उससे होती है, मान बाई होती है, एक भगवान दास की पुत्री। तो ये सेकंड शादी मेरुनिसा से कर लेता है, और शादी जब करता है मेरुनिसा से तो इसको नूर जहाँ नाम दे देता है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए इसको नूर जहाँ कहता है, नूर जहाँ कहता है कि तुम पूरे जहाँ की जो नूर हो, ठीक है। तो अब ये क्या करता है कि इसमें ये कह सकते हैं कि उम्र के साथ साथ इसमें जो है विलासिता बढ़ती जा रही थी, शराब पीता रहता था। और ये जो है, तब इसमें ऐसे में क्या होता है कि जो नूरजहाँ शासन में इंटरफेयर शुरू कर देती है, ठीक है। तो इसमें यही बातें सारी लिखी है। ये मुगल साम्राज्य की बस इतना ही है मुगल साम्राज्य में। वीडियो पूरी हो गई है, और ये इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको भी आप क्लिक कर देना, प्रेस कर देना उसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।